बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव बसरिया की सुबह हर दिन की तरह शांत थी। हरियाली से भरे खेत, पक्षियों की चहचहाहट और बीच बीच में गाय बैलों की आवाजें। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के जमींदार हरनाथ सिंह के घर एक नई बहू आई थी, रेखा। रेखा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी, बेहद सुंदर पर शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी हरनाथ के छोटे बेटे अविनाश से हुई थी, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पर शादी के बाद कुछ महीनों के लिए गांव आया था। रेखा के आते ही पूरे गांव में एक हलचल सी थी। उसकी सुंदरता और शालीनता ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन कुछ लोगों की नजरें सिर्फ प्रशंसा की नहीं थीं। गांव का ही एक युवक बलराम, जो गांव में चौकीदारी करता था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था, रेखा को देखकर अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगा। वह हर रोज बहाने बनाकर जमींदार के घर के आसपास मंडराता। एक शाम जब अविनाश घर पर नहीं था और रेखा आंगन में अकेली तुलसी को पानी दे रही थी, बलराम वहीं से गुजरते हुए रुका। बहू जी, बहुत सुंदर फूल खिला है तुलसी में, वैसे जैसे आप पर मुस्कान खिलती है, बलराम बोला, आंखों में एक अजीब सी चमक ली। रेखा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाया और अंदर चली गई। पर उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। अविनाश, जो अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था, अब धीरे धीरे रेखा की ओर आकर्षित होने लगा था। रेखा के सादेपन और आत्मीय स्पर्श ने अविनाश को एक नया प्रेम अनुभव करवाया। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते। एक रात जब बिजली नहीं थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, तब रेखा ने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अविनाश के पास बैठते हुए पूछा, तुम दिल्ली में रहते हो? क्या वहां कभी किसी और से प्यार हुआ? अविनाश मुस्कुराया। उसकी नजरें रेखा के चेहरे से फिसलकर गर्दन तक पहुंची। प्यार तो बहुत बार हुआ, लेकिन ऐसा सुकून किसी में नहीं मिला जो तेरी बाहों में है। उस रात दोनों की रूहें पहली बार सच में एक हो गईं। बलराम अब धीरे धीरे खतरनाक सोच की ओर बढ़ रहा था। वह जानता था कि जमींदार हरनाथ ने उसकी बहन की शादी में मदद नहीं की थी जब वो जेल में था। बलराम अब बदला लेना चाहता था, हरनाथ के बेटे की खुशियों को छीनकर। एक दिन बलराम ने रेखा के लिए एक गुप्त प्रेम पत्र लिखा। तुम्हारी आंखों में जो प्यास है वो मैं देख सकता हूं। अविनाश तुम्हें नहीं समझेगा, मैं कर सकता हूं। रात 10 बजे आम के बाग में आओ। रेखा को वह पत्र मिला। उसने पढ़ा और फाड़कर फेंक दिया, परंतु वो डर गई। उसने ये बात अविनाश को बताने की सोची, पर डर से चुप रही। कुछ दिनों बाद गांव में सनसनी फैल गई। बलराम का शव आम के बाग में मिला। गले में चुन्नी लिपटी हुई थी, जो हूबहू रेखा की लगती थी। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। रेखा ने मारा, कहीं प्रेम प्रसंग तो नहीं? पुलिस आई, जांच शुरू हुई। सबसे पहले शक रेखा पर ही गया, क्योंकि बलराम के पास से एक अधजला पत्र मिला था, जिसमें बयान मैं आऊंगी लेकिन डरती हूं लिखा था। रेखा को थाने बुलाया गया। वह कांप रही थी, चेहरे पर भय और आंखों में अश्रु। मैंने नहीं मारा, वो मुझे ब्लैकमेल करता था, लेकिन मैं कभी नहीं गई उस रात, रेखा ने कहा। थानेदार को बातों में कुछ सच्चाई लगी, पर सबूत अधूरे थे। पुलिस ने अविनाश से पूछताछ की। उसने शांत लहजे में कहा, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं बलराम को सबक सिखाना चाहता था। पुलिस चौकन्ना हो गई। जांच में पता चला कि बलराम की हत्या किसी मजबूत हाथों से की गई थी। रेखा की नाजुक कलाई से वह संभव नहीं था। सीसीटीवी फुटेज गांव के पोस्ट ऑफिस के पास से मिला, जिसमें अविनाश बलराम का पीछा करता दिखा और फिर अचानक गायब। अविनाश टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने मारा उसे, वो मेरी पत्नी के पीछे पड़ा था, उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी थी। पर सच्चाई ये नहीं थी। जब पुलिस ने उस चुन्नी की फोरेंसिक जांच करवाई, तो उस पर किसी महिला के खून के निशान भी मिले। डीएनए जांच में पता चला कि वो खून रेखा की बड़ी बहन का था, जो सालों पहले कहीं गुम हो गई थी। और फिर सामने आई असली साजिश। बलराम रेखा की बहन सुजाता के साथ जेल में था। दोनों ने बाहर आने के बाद जमींदार परिवार से बदला लेने की साजिश रची। पर बलराम ने जब रेखा की ओर आकर्षण दिखाया, तो सुजाता ने ही उसका खात्मा कर दिया। बलराम की हत्या किसी और ने नहीं, खुद सुजाता ने की थी। रेखा स्तब्ध रह गई। पुलिस ने सच्चाई उजागर की। सुजाता गिरफ्तार हुई। अविनाश निर्दोष साबित हुआ। रेखा को झटका तो लगा, पर अब वह पहले से अधिक मजबूत थी। उसने अविनाश से कहा,
हमारे बीच जो प्यार है वो अब सच्चा है और इससे कोई ताकत नहीं डिगा सकती। अविनाश ने रेखा को बाहों में भर लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुम्हारे साथ रहूंगा। गांव में अब भी वो आम का बाग वीरान रहता है, पर रेखा और अविनाश की जिंदगी में फिर से फूल खिलने लगे हैं।